द नेक्स्ट पार्ट इज मैगजीन एंड जर्नल्स। उसके बाद में हम लोग रेडियो टीवी वगैरह देखेंगे और सब हम लोग को यहाँ पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन सिर्फ देखनी है कि कभी कौन सा पेपर कब आया, सॉरी कौन सा मैगजीन कब आया था, या फिर कब रेडियो आया था, कब टेलीविजन आया था। सो फैक्चुअल थिंग्स है, तो हम लोग थोड़े फास्ट जाएंगे। तो पहले तो मैगजीन एंड जर्नल्स ये क्या होता है? पीरियोडिकल्स होता है। पीरियोडिकल्स मतलब न्यूज़पेपर जो है वो डेली बेसिस के ऊपर आते हैं, रोज आते हैं, हर दिन हम लोग के यहाँ पे न्यूज़पेपर आते हैं। लेकिन मैगजीन्स एंड जर्नल्स जो होते हैं वो पीरियोडिकल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ मैगजीन्स होते हैं जो वीकली आते हैं, वीक में एक बार। कुछ होता है बाय वीकली आते हैं, 2 वीक में एक बार। कुछ मंथली आते हैं और कुछ बाय मंथली आते हैं, मतलब 1 मंथ में एक बार या फिर 2 मंथ में एक बार। कुछ क्वार्टरली आते हैं। क्वार्टरली मतलब 12 महीने होते हैं, 12 महीनों का 1/4 पार्ट, दैट इज 3 महीने। तो 3 महीने में एक बार आते हैं। कुछ 6 मंथली होते हैं जो कि साल में 2 बार आते हैं, दैट इज 6 मंथ में एक बार आते हैं। और कुछ एनुअल होते हैं जो कि हर एक साल में एक बार आते हैं। तो ऐसे अलग अलग मैगजीन्स एंड जर्नल्स होते हैं, ठीक है। मैगजीन जो होते हैं उनमें कुछ भी बातें हो सकती है, आपके डेली इवेंट्स हो सकते हैं, कोई राइटर ने कोई आर्टिकल पब्लिश किया है तो वो हो सकता है। जर्नल्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो कोई भी टॉपिक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर साइंस है तो साइंस के ऊपर साइंटिफिक जर्नल आएगी। आर्ट एंड कल्चर है तो आर्ट के ऊपर जर्नल आएगी। तो जर्नल जो है वो स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर होता है। मैगजीन में आपको पूरे साल के या फिर मंथ के जो भी न्यूज़ होंगे वो सब मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने इंक्लूड किया। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस टुडे एक मैगजीन है, प्रतियोगिता दर्पण एक हिंदी मैगजीन है, फोर्ब्स करके एक मैगजीन है, इसका नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग मैगजीन आते हैं। फिर आपको यहाँ पे दिया है कि पहला जो मैगजीन था मराठी मैगजीन वो कौन सा था। तो बाल शास्त्री जाम्बेकर, अगर आपको याद होगा, इन्होंने पहला न्यूज़पेपर दर्पण इन्होंने ही स्टार्ट किया था। तो वैसे ही इंडिया की जो फर्स्ट मराठी मैगजीन है जिसका नाम था दिग्दर्शन, वो भी बाल शास्त्री जाम्बेकर ने स्टार्ट की थी। इसका पिक्चर आप देख सकते हो। तो ये भी एक मैगजीन थी। और आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया बाल शास्त्री जाम्बेकर के बारे में। यहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्या इंफॉर्मेशन है कि बाल शास्त्री जाम्बेकर इज रिफर्ड टू एज द फर्स्ट एडिटर by virtue of his being the editor of the first Marathi newspaper. His birth date 6 January is observed in Maharashtra as the पत्रकार दिन या फिर जर्नलिस्ट डे। तो इसका मतलब क्या है, जो मराठी पहला न्यूज़पेपर था जिसका नाम था दर्पण, और जो मराठी पहली मैगजीन है दिग्दर्शन, ये दोनों के एडिटर कौन थे? बाल शास्त्री जाम्बेकर। इसके लिए इनका जो बर्थडे है 6 जनवरी, उसको महाराष्ट्र में पत्रकार दिन या फिर जर्नलिस्ट डे करके सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये याद रखना, एमसीक्यू में आपको आ सकता है। नेक्स्ट, अमॉन्ग द पीरियडिकल्स, प्रगति नाउ अ डिफंक्ट जर्नल was started in 1922 and edited by त्र्यंबक शंकर शेजवालकर। अब ये नाम आपने सुना होगा, याद होगा आपको। सेकेंड चैप्टर में हम लोग ने जब अलग अलग ऑथर्स देखे थे, नेशनलिस्टिक ऑथर, उसमें त्र्यंबक शंकर शेजवालकर का नाम था। तो उन्होंने प्रगति नाम की एक मैगजीन स्टार्ट की थी, पीरियोडिकल स्टार्ट किया था, जो कि 1929 में स्टार्ट हुआ था। बट नाउ इट इज़ अ डिफंक्ट। डिफंक्ट मतलब अभी ये फंक्शनल नहीं है, वो तभी स्टार्ट हुई थी और अभी बंद हो चुकी है, तो अभी ये मैगजीन आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो प्रगति करके एक मैगजीन उन्होंने स्टार्ट की थी। ही रोट रेगुलरली इन दिस हिस्टोरियोग्राफिकल जर्नल ऑफ महाराष्ट्र हिस्ट्री एंड सोशल मूवमेंट्स। तो ये क्या करते थे, अपने मैगजीन में महाराष्ट्र के हिस्ट्री के और सोशल मूवमेंट्स के बारे में लिखते थे। तो इसके लिए ये मैगजीन, प्रगति नाम की मैगजीन फेमस थी, जो कि इन्होंने स्टार्ट की थी, त्र्यंबक शंकर शेजवालकर। अगर आपको नाम याद नहीं रहते होंगे तो आप TS शेजवालकर ऐसे भी याद रख सकते हो। पहले नाम के इनिशियल्स याद रखो और सरनेम याद रखो, इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम याद रख सकते हो। Currently, there are many periodicals devoted to Indian history. Marathi journals such as भारतीय इतिहास आणि संस्कृती and मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका में भी cited as example। तो अभी के टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे जर्नल्स है या फिर मैगजीन्स है जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल भारतीय इतिहास आणि संस्कृति एंड मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका, ये 2 ऐसे मैगजीन्स है जो कि अभी भी हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं। अगेन रिसेंट टाइम में बहुत सारे ऐसे मैगजीन्स या फिर
आपको जर्नल्स देखने को मिलेंगे। उसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। दिस इज मार्मिक। मार्मिक करके एक बहुत फेमस मैगजीन इंडिया में आता है, और उसका दीपावली जो अंक है, दीपावली मतलब दिवाली के टाइम पे जो उसका ये आता है, उसका जो बुक आता है वो बहुत फेमस होता है। ये जो मैगजीन है वो एक्चुअली ये फेमस है बिकॉज ऑफ बाला साहेब ठाकरे। वो इनके अंदर लिखते थे, अलग अलग पिक्चर्स वगैरह ड्रॉ करते थे। यहाँ पे आपको दिखेगा शिवसेना का लोगो भी है, तो शिवसेना से रिलेटेड मैगजीन है। लेकिन ऐसे बहुत सारे मैगजीन आपको अभी के टाइम पे भी दिखेंगे जो कि दीपावली के लिए विशेषांक निकालते हैं, या फिर पूरे साल के लिए उनका एक एनुअल मैगजीन आता है। तो ऐसे बहुत सारे मैगजीन आप अभी देख सकते हो। तो ये हिस्ट्री के चैप्टर में आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है मैगजीन वगैरह, तो पहले तो आपको मैगजीन और न्यूज़पेपर की हिस्ट्री पता चले, और दूसरी बात तो ये भी पता चले कि न्यूज़पेपर और मैगजीन इनमें भी हिस्ट्री रिक्वायर्ड होती है एज ए सब्जेक्ट, जो कि हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया मैगजीन के बारे में। नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म। मतलब हम लोग जो अभी मोबाइल के ऊपर जो न्यूज़ देखते हैं वो, these are ultra modern periodicals form a part of electronic of digital journalism. History is a prime subject of interest for these periodicals as well. Many web news portals, social media, web channels, YouTube, etc. make historical content available to the audience or readers. तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो अभी का नया जो एक प्लेटफॉर्म है जिससे लोगों को न्यूज़ पता चलती है वो एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। ई न्यूज़ मतलब मोबाइल, लैपटॉप या फिर आपका टैबलेट, ये सब चीज़ों पे आप न्यूज़ पढ़ सकते हो। अलग अलग वेब पोर्टल्स होते हैं अलग अलग। फॉर एग्जांपल अगर आप www.timesofIndia.com सर्च करोगे या फिर महाराष्ट्र टाइम्स सर्च करोगे तो उनके अलग अलग वेब के पोर्टल्स होते हैं जिनके ऊपर वो अपनी न्यूज़ को पब्लिश करते हैं। या फिर यूट्यूब देख लो, यूट्यूब के ऊपर भी अभी बहुत सारे न्यूज़ के चैनल्स होते हैं जिसके ऊपर आप न्यूज़ देख सकते हो। और ये जो भी न्यूज़ चैनल्स होते हैं या फिर न्यूज़ के पोर्टल्स होते हैं उनको हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनके लिए भी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है। क्यों होती है वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। लेकिन जो भी न्यूज़ वाले जो जर्नलिस्ट होते हैं जो कि न्यूज़ प्रिंट करते हैं उनको भी हिस्ट्री के बारे में पता होना इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए हिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। ओके, think about it. What could Yes. be the method of sending news to Delhi if there were famine in Bihar in the Mughal period? तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि बिहार में फेमाइन है और दिल्ली में आपको न्यूज़ भेजनी है, लेकिन कौन सा पीरियड है? मुगल पीरियड है। तो तभी के टाइम पे रेलवे वगैरह नहीं होती थी, तो क्या होता था, जो भी किंग के जो भी एम्बेसडर्स होते थे, किंग के जासूस वगैरह, वो एक जगह से दूसरे जगह पे हॉर्सेस या फिर एनिमल्स को यूज़ करके राइड करते थे और फिर किंग तक ये न्यूज़ पहुंचती थी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया है कि लेट ईच स्टूडेंट इन द क्लास ब्रिंग अ कटिंग of interesting news. So this is not necessary. Make a list of national leaders and in the pre-independence period and the newspaper started by them. तो आज के लिए आपका ये होमवर्क होगा कि आपको क्या सर्च करना है इंटरनेट पे कि अलग अलग नेशनल लीडर्स और उन्होंने कौन कौन से न्यूज़पेपर स्टार्ट किए। वो बाबा साहब आम्बेडकर ने अगर न्यूज़पेपर स्टार्ट किया है तो कौन सा किया है, गांधी जी ने स्टार्ट किया तो कौन सा किया है, ये आपको ढूंढना है। तो ये आप अगर गूगल पे डालोगे तो आपको डायरेक्टली एक लिस्ट मिल जाएगी। तो ये आपका होमवर्क है, मैं ग्रुप पे भेजूंगा इसको, सो डोंट वरी। नेक्स्ट इज रेडियो। ओके, रेडियो जो कंपनी है, अभी इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, ये कंपनी पहले एक प्राइवेट कंपनी थी। मतलब अभी का जो एयर इंडिया रेडियो जो सिस्टम है वो पहले एक प्राइवेट कंपनी था जिसका नाम था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। इसको आईबीसी भी बोला जाता था। तो एक प्राइवेट कंपनी थी, वो क्या करती थी, रेडियो के ऊपर अलग अलग डेली प्रोग्राम्स, फॉर एग्जांपल न्यूज़ हो गया या फिर कुछ सॉन्ग्स हो गए, ये सब चीज़ें वो रेडियो के ऊपर टेलीकास्ट करती थी। ठीक है, रेडियो के ऊपर ब्रॉडकास्ट करती थी। ठीक है, अभी ये जो आईबीसी था वो क्या हो गया, जब ब्रिटिश लोग हमारे यहाँ पे आ गए तो वो एक प्राइवेट कंपनी थी, तो ब्रिटिश लोगों ने ये कंपनी ले ली और फिर उसका नाम रख दिया इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस या फिर ISBS। तो इसका नाम चेंज हो गया और अभी एक प्राइवेट कंपनी नहीं रही, एक गवर्नमेंट कंपनी हो गई। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको खरीद लिया था और इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ISBS उसका नाम हो गया था। फिर 8 जून 1936 में
8 जून 1936 में इसको रीनेम किया गया। तो इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस जो है वो फिर बना ऑल इंडिया रेडियो, AIR, एयर, ऑल इंडिया रेडियो बना, ठीक है, जिसको अभी आकाशवाणी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आप रेडियो सुनते होगे तो रेडियो मिर्ची करके एक चैनल आता है, ठीक है, जो कि एक आकाशवाणी का चैनल। तो ऐसे अलग अलग चैनल्स है आकाशवाणी के, जिसका नाम पहले ऑल इंडिया रेडियो था 1936 में। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंट हुआ हम लोग, इंडिपेंडेंट मिला हम लोग को, उसके बाद में जो एयर है, एयर मतलब ऑल इंडिया रेडियो जो है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडियन गवर्नमेंट को मिल गया। और कौन सी मिनिस्ट्री ने उसको संभाला? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो यहाँ पे हमारे इंडिया में टेलीविजन, रेडियो, ये सब जो भी ब्रॉडकास्टिंग के डिवाइस है, उनको कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री होती है, IB बोला जाता है उसको, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। वो ये रेडियो को कंट्रोल करती है, ठीक है। अभी इसका जो नाम है वो अभी आकाशवाणी क्यों पड़ा? क्योंकि तभी के टाइम, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद के टाइम पे एक बहुत फेमस पोएट थे जिनका नाम था पंडित नरेंद्र शर्मा। ओके, तो पंडित नरेंद्र शर्मा जो है, उन्होंने ऐसा सजेशन दिया था कि जो एयर इंडिया रेडियो है उसका नाम आप आकाशवाणी रख दो। तो अभी एयर इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के नाम से जाना जाता है। और एयर इंडिया रेडियो के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। ओके, आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट वेरियस एंटरटेनमेंट, अवेयरनेस क्रिएटिंग एंड लिटरेसी literary programs. It also broadcasts special programs for farmers, workers, youth and women. The Vivid Bharati program are broadcasted in 24 regional language as well as 146 dialects of Indian language. Lately, various new channels like Radio Mirchi are providing radio services. तो जो आकाशवाणी है उसके ऊपर पहले से बहुत अलग अलग एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम आते हैं और अवेयरनेस के भी प्रोग्राम्स आते हैं। फॉर एग्जांपल फार्मर्स, तो फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर के बारे में अवेयरनेस होने के लिए प्रोग्राम्स आते हैं। वुमेन्स है या फिर यूथ्स है या फिर वर्कर है, तो ये सब अलग अलग क्लासेस जो है सोसाइटी में, उनके लिए उनमें अवेयरनेस फैले, वुमेन्स को पता चले कि वुमेन्स के बारे में कौन कौन से नए लॉज आ रहे हैं, यूथ को पता चले कि डेली इवेंट्स पे क्या क्या चीज़ें हो रही है, ये सब अवेयरनेस फैले, इसके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स ये चैनल पे आते थे, आकाशवाणी के रेडियो चैनल पे आते थे। फिर एक फेमस उनका एक प्रोग्राम था जिसका नाम था विविध भारती। अभी विविध भारती क्यों बोला जाता था इसको? क्योंकि इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेज होती है। इवन इन महाराष्ट्र में भी अलग अलग जगह पे जाओगे तो अलग अलग लैंग्वेज होती है। ऐसा बोला जाता है कि 1 माइल के बाद इंडिया में लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है। तो विविध भारती पे अलग अलग ऐसे 24 रीजनल लैंग्वेज में और 146 डायलैक्ट्स में, फॉर एग्जांपल अगर मराठी एक लैंग्वेज हो गई तो उसके अलग अलग डायलैक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल घाटी, कोकनी, ये सब डायलैक्ट्स हो गए। तो ऐसे अलग अलग 146 डायलैक्ट्स में ये विविध भारती प्रोग्राम चलता था। तो अगर आप मुंबई में रहते हो तो मुंबई में आप मराठी में सुन सकते हो विविध भारती प्रोग्राम। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो हिंदी में सुन सकते हो, साउथ इंडिया में रहते हो तो साउथ के कोई भी लैंग्वेज में सुन सकते हो। तो इसके लिए विविध भारती फेमस था। और अभी के टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे, रेडियो मिर्ची ये जो चैनल है आकाशवाणी का वो बहुत फेमस है। और ये जो चैनल है वो मोस्टली एंटरटेनमेंट बेस्ड है, अलग अलग सॉन्ग्स, अलग अलग प्रोग्राम्स ये चैनल्स पे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन हो गई रेडियो के बारे में। ओके, तो रेडियो के बारे में मैंने क्या बताया आपको कि पहले ये प्राइवेट कंपनी थी जिसको IBC, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बोला जाता था। फिर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट में ले ली और उसका नाम इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बना। उसके बाद में 1936 में उसको रीनेम किया गया ऑल इंडिया रेडियो के नाम से। और फिर इंडिपेंडेंस के बाद पंडित नरेंद्र शर्मा के सजेशंस के ऊपर इसका नाम रखा गया था आकाशवाणी। और यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम्स, उसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, विविध भारती प्रोग्राम, रेडियो मिर्ची प्रोग्राम, ये अलग अलग चैनल्स, अलग अलग प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलते हैं आकाशवाणी के अंडर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टेलीविजन। जैसे रेडियो में आकाशवाणी फेमस था, टेलीविजन में नाम फेमस है दूरदर्शन। दूरदर्शन एक मराठी वर्ड है टेलीविजन के लिए। अगेन एक चीज मैंने मिस कर दी, यहाँ पे मोटो लिखा है, देखो, बहुजन हिताय
बहुजन सुखाया। अभी ये सिलेबस रिलेटेड नहीं है, एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आकाशवाणी के सिंबल के ऊपर कौन सा मोटो लिखा होता है। तो यहाँ पे लिखा है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, मतलब बहुत सारे जो लोग हैं उनके हित के लिए, उनके अच्छे के लिए और उनके सुख के लिए, मतलब उनके इंटरटेनमेंट के लिए। सिमिलरली दूरदर्शन पे भी लिखा होता है सत्यम शिवम सुंदरम, जो कि एक फेमस लाइन है इंडिया में। तो सत्यम शिवम शिवम सुंदरम दूरदर्शन के ऊपर लिखा होता है, और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आकाशवाणी के ऊपर लिखा होता है। जस्ट अ फैक्ट, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन पता होना चाहिए इसके लिए। नाउ टेलीविजन के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन। द दिल्ली दूरदर्शन सेंटर was inaugurated by डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट। अभी आपके बुक में ईयर नहीं दिया है, लेकिन 1959 में, कभी 1959 में दिल्ली में दूरदर्शन का एक सेंटर, दूरदर्शन का एक ऑफिस इनॉग्रेट किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो कि इंडिया के पहले प्रेसिडेंट है। तभी से इंडिया में दूरदर्शन स्टार्ट हुआ था। फिर मुंबई में उसका पहला ऑफिस कब खुला? 1972 में, वर्ली साइड में दूरदर्शन का ऑफिस अभी भी है। तो 1972 में मुंबई में दूरदर्शन का एक दूसरा ऑफिस ओपन किया गया था, फर्स्ट में 1972। फिर कलर टेलीविजन इंट्रोड्यूस हुआ है 15 अगस्त 1852 में, अलग अलग कंट्रीज में। फॉर एग्जांपल यूएसए में 1950 में कलर टेलीविजन इंट्रोड्यूस हो चुका था, लेकिन इंडिया में आने तक थोड़ा टाइम हो गया। 1982 में इंडिया में कलर टेलीविजन आए 15 अगस्त को। फिर 1991 में हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था। क्या था वो इम्पोर्टेंट इवेंट? कि पहले जो इंडियन मार्केट था वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी था, मतलब इंडिया में सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट बेचा करते थे, या फिर दूरदर्शन जो है उसके ऊपर इंडियन प्रोग्राम्स ही आते थे। लेकिन 1991 में इंडिया को एक ओपन मार्केट बना दिया, मतलब बाहर की चीज़ें भी इंडिया में आने लगी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया। तो उसके साथ साथ दूरदर्शन में भी आपको क्या देखने को मिले? अलग अलग इंटरनेशनल टेलीविजन के प्रोग्राम्स भी देखने को मिलने स्टार्ट हो गए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि इंटरनेशनल इवेंट्स ऑन टेलीविजन। सो 1991 के बाद में जब इंडिया एक ओपन मार्केट बना, उसके बाद में दूरदर्शन पे आप नेशनल और उसके साथ साथ इंटरनेशनल चैनल्स के भी टेलीकास्ट देख सकना स्टार्ट हो गया था। तो दूरदर्शन के बारे में हम लोग ने क्या देखा कि 1959 में दिल्ली में उसका ऑफिस खुला था, दिल्ली दूरदर्शन सेंटर। फिर मुंबई में एक ऑफिस खुला 1972 में। तब तक मोस्टली ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन आते थे, और दूरदर्शन पे जो जो प्रोग्राम्स आएंगे वही प्रोग्राम आप देख सकते थे। लेकिन 1982 में कलर टेलीविजन आया, और फिर 1991 में जब इंडिया एक ओपन इकोनॉमी बना, ओपन मार्केट बना, तब आप दूरदर्शन के साथ अलग अलग इंटरनेशनल लेवल के जो भी चैनल्स थे वो भी देख सकते थे। तो 1991 से अलग अलग किस्म के चैनल्स आप टीवी पे देख सकते थे, वो भी कलर पे। और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी है। आदित्य, कैन यू रीड दिस? डू यू नो फर्स्ट वाला? ओके, आदित्य इज नॉट एबल टू हियर मी। अथर्व, रीड द स्लाइड देन। Yes, sir. Do you know, no? यस यस, डू यू नो? In the British India, the first English news bulletin was broadcasted by on 23rd July 1927 from the Mumbai radio station of the Indian Broadcasting Company (IBC). Later, the Kolkata radio station of IBC started a news bulletin in Bengali. तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि ब्रिटिश इंडिया में इंडिपेंडेंस के पहले 23 जुलाई 1927 मुंबई में पहली बार क्या हुआ था, रेडियो स्टेशन से, जो कि आईबीसी का स्टेशन था। आईबीसी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया। पहली बार क्या हुआ था, न्यूज का बुलेटिन ब्रॉडकास्ट किया गया था, मतलब न्यूज बताए गए थे 1927 में कि आज कौन सी न्यूज है, क्या क्या न्यूज है। ऐसा न्यूज बुलेटिन पहली बार 1927 में आईबीसी ने मुंबई के अपने स्टेशन से ब्रॉडकास्ट किया। उसके बाद में उनका जो कोलकाता में ऑफिस था आईबीसी का, वहाँ से भी उन्होंने बंगाली लैंग्वेज में न्यूज़ के बुलेटिन स्टार्ट कर दिए थे। मतलब तभी बंगाली में कोलकाता में लोगों को रेडियो से न्यूज़ पता चल जाती थी। ओके, अभी यहाँ पे अलग अलग कुछ आपको डू दिस करके दिए गए। तो पहला क्या दिया गया आपको कि अलग अलग टेलीविजन चैनल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लो। इट इज़ नॉट नेसेसरी, आप कुछ तो अलग ही लेके आ जाओगे।
स्टार प्लस सोनी विनी के इंफॉर्मेशन लेके आ जाओगे, तो ये मत करना। देन इन रिसेंट टाइम मेनी न्यूज़पेपर हैव इंट्रोड्यूस ई न्यूज़पेपर, तो इसके बारे में आप सर्च कर सकते हो कि कौन कौन से ई न्यूज़पेपर अभी के टाइम पे आपको देखने को मिलता है। तो मैंने आपको पहले ही जब इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बता रहा था तभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी न्यूज़पेपर होगा उसका अगर आप नाम डालोगे गूगल के ऊपर तो उनकी एक www.टाइम्स ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र टाइम्स या फिर सकाळ, लोकसत्ता.com करके कोई ना कोई तो वेबसाइट होगी। वो वेबसाइट पे जाके आप उनकी ई न्यूज़पेपर पे न्यूज़ पढ़ सकते हो। ओके, नाउ लेट अस फाइंड apart from the journals cited above, there are many journals related to the history published in Marathi, Hindi and English by various institutes and universities. Search and find out about them with the help of internet. तो ये भी करना नेसेसरी नहीं है। तो अभी तक जो मैंने होमवर्क दिया था वो एक ही है कि आपको इंडिया के जो भी लीडर्स है उन्होंने कौन कौन से न्यूज़पेपर स्टार्ट किए वो फाइंड करना। ये नहीं करोगे तो चलेगा। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू फाइंड अबाउट मोर अबाउट जनरल्स के बारे में आपके सिलेबस में ज़्यादा नहीं दिया गया। ओके, वी विल मूव अहेड नाउ। व्हाई डू वी नीड मास मीडिया? ठीक है, ये पार्ट 5.3 है, नेक्स्ट पार्ट है। तो अभी हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, ये लास्ट हम लोग करेंगे फिर स्टॉप करेंगे। ओके, तो मास मीडिया की क्या ज़रूरत है हमारे इस टाइम में? वी नीड मास मीडिया टू फैसिलिटेट फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑल द स्टेट ऑफ सोसाइटी. Editorials, various columns and supplements are essential part of newspaper. Readers are also ensured of a platform to voice their opinions. Newspaper can help in making the democracy stronger. तो क्यों इम्पोर्टेंट है मास मीडिया? पहली बात तो क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो है, न्यूज़ या फिर इंफॉर्मेशन है, वो सबको फ्री फ्लो में मिल जाती है। ठीक है, और सोसाइटी में सबको मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर ये इजीली अवेलेबल होते हैं सोसाइटी में। तो सबको मास मीडिया के थ्रू डेली इवेंट्स के बारे में, डेली न्यूज़ के बारे में पता चल जाता है। दूसरी बात, पहले तो एक एडिटोरियल के बारे में आपको मैंने बोला था। एडिटोरियल से हम लोग को अलग अलग सोशल इवेंट्स के बारे में, अलग अलग न्यूज़ के बारे में अलग अलग लोगों के व्यूज़ पता चल जाते हैं। सिमिलरली हमारे जो भी ओपिनियन होंगे वो ओपिनियन हम लोग ओपिनियन पेज के ऊपर न्यूज़ में पब्लिश कर सकते हैं। जो भी न्यूज़पेपर होगा उसको अपने ओपिनियन लिख के भेज सकते हैं, जो कि आपके ओपिनियन वो पब्लिश भी कर सकता है। तो लोगों के ओपिनियन, अलग अलग एडिटर्स के या फिर इंटेलेक्चुअल लोगों के ओपिनियंस आपको पता चल जाते हैं। तो इससे क्या होता है, न्यूज़पेपर जो है वो डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्यों? क्योंकि लोगों के ओपिनियन सबको पता चल रहे हैं। जो भी हमारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हमारे जो भी लीडर्स हैं, उनके ओपिनियन हम लोग को पता चल रहे हैं। हमारे सोसाइटी में जो भी न्यूज़ है, अगर बैड न्यूज़ है तो बैड न्यूज़, अगर गुड न्यूज़ है तो गुड न्यूज़, वो न्यूज़ हम लोग को इजीली पता चल रही है। तो इससे क्या होता है, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि एक सेंटेंस मैंने पढ़ा था कि न्यूज़पेपर जो है या फिर मास मीडिया जो है उसको अभी माना जाता है कि इट इज़ अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। और मैंने आपको बताया था, मैं आपको ये बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो इसका मतलब क्या होता है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब? फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर आप बिल्डिंग देखोगे या फिर टेम्पल देखोगे, वो कैसे खड़ी होती है, उसके कोई ना कोई तो 4 डायरेक्शन में 4 पिलर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर आपका घर है, अगर आपकी कोई बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के भी 4 मेन पिलर्स होंगे। वो पिलर्स के हेल्प से आपकी बिल्डिंग स्ट्रांगली खड़ी होती है, स्ट्रांग वो बिल्ड की जाती है। तो ऐसे ही ऐसा बोला जाता है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है, अगर वो डेमोक्रेसी एक बिल्डिंग है तो उसको भी 4 पिलर की ज़रूरत है। तो पहला पिलर बोला जाता है कि एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर। मैंने आपको ये सब बातें भी बताई थी पॉलिटी में। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? जो कि हमारे लॉज बनाते हैं उनको बोला जाता है लेजिस्लेचर। जो कि वो लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं उनको बोला जाता है एग्जीक्यूटिव। तो समझ लो जो लेजिस्लेचर है, जो हमारे लॉ बना रहे हैं, जो कि हमारे पॉलिटिशियंस हैं, वो एक पिलर हो गए जो वो लॉस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, होम मिनिस्टर अमित शाह, ऐसे अलग अलग मिनिस्टर्स हैं। तो वो हो गए एग्जीक्यूटिव, वो समझो हमारे डेमोक्रेसी का दूसरा पिलर है। फिर उसके बाद में आता है जुडिशियरी, जजेस, जो कि हमको जस्टिस देते हैं, हमारे लॉ राइट है कि रॉन्ग है वो बताते हैं। वो जुडिशियरी हमारे डेमोक्रेसी का थर्ड पिलर है। तो फोर्थ पिलर कौन सा है? तो ऐसा बोला जाता है कि जो मीडिया है,
न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स, ये जो मीडिया है वो हमारे डेमोक्रेसी का 4th पिलर है, ऐसा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि मीडिया के वजह से हमारे डेमोक्रेसी की सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचती है। तो इसके वजह से डेमोक्रेसी का 4th पिलर मीडिया को माना जाता है। इसके लिए मीडिया, मास मीडिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, टेलीविजन इज एन वीडियो ऑडियो विजुअल मीडियम या फिर ऑडियो वीडियो मीडियम. It was possible for this medium to cross the internet limitation of newspaper and the radio and show the actual visuals of the event to people. So far, there is no other alternative of television for watching an event as it actually happened. तो टेलीविजन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ऑडियो वीडियो या फिर ऑडियो विजुअल मिल रहा है. आप सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो. सिमिलरली यहाँ पे अलग अलग लिमिटेशन हट जाते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई न्यूज़ पढ़नी है इंटरनेट के ऊपर तो आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए. अगर आपको न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ पढ़नी है तो आपको एक दिन रुकना पड़ता है. आज की जो न्यूज़ है वो आपको कल पढ़ने को मिलती है न्यूज़पेपर में. या फिर रेडियो जो है वो वहाँ पे आपको नेटवर्क के प्रॉब्लम हो जाता है या फिर किसी लोगों के पास रेडियो अवेलेबल नहीं होते हैं. तो ऐसे समय में टेलीविज़न जो है वो मोस्टली सबके पास अवेलेबल होता है. तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है. और क्या चीज़ है इसमें कि आपको कोई भी इवेंट एज इट एक्चुअली हैपन ऐसे आपको समझ में आ जाता है. एज इट एक्चुअली हैपन मतलब फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे कोई बड़ी न्यूज़ हो गई, फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे कोरोना की वैक्सीन आ गई समझ, तो पहले न्यूज़ आपको कहाँ पे मिलेगी? ऑब्वियसली पहले न्यूज़ आपको टेलीविज़न चैनल पे मिलेगी. न्यूज़ चैनल पे आपको सबसे पहले न्यूज़ मिलती है. इसके लिए जैसे ही वो न्यूज़ आती है वैसे ही वो न्यूज़ टेलीविज़न पे सबसे पहले आती है. उसके बाद में न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेगी या फिर इंटरनेट पे व्हाट्सअप वगैरह ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर देखने को मिलेगी. तो पहले जो भी न्यूज़ है वो आपको न्यूज़ चैनल के ऊपर देखने को मिलती है. इसके लिए टेलीविज़न जो है वो मास मीडिया का अभी तक का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट मीडियम माना जाता है. तो दिस इज़ वाई हमारे यहाँ पे मास मीडिया जो है वो इम्पोर्टेंट है. बाकी का जो पार्ट है वो भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.